वेलकम इन जीडीसी। मैं प्रियंका आपको पढ़ाऊंगी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सबसे पहले जीडीसी ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्ले स्टोर में जाना है, जीडीसी आपको डाउनलोड करना है, जिसमें सिर्फ आपके 10 रुपए स्पेंड होंगे और आपको जीडीसी आपका आप फायदा उठा सकते हैं। ये आप जब तक आपके फोन में रहेगा ये आप इसका डेली क्विज का फायदा ले सकते हैं, जिसमें आपको नॉर्सेट, आरआरबी, केजीएमयू और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको आपकी तैयारी आपके हिसाब से किस लेवल की चल रही है। तो देर मत कीजिए और जल्दी से अपने प्ले स्टोर में जाइए और जीडीसी नर्सिंग डाउनलोड कीजिए। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज आवर न्यूबॉर्न असेसमेंट। न्यूबॉर्न असेसमेंट मतलब न्यूबॉर्न असेसमेंट से आप क्या समझते हैं? न्यूबॉर्न असेसमेंट से? न्यूबॉर्न असेसमेंट मीन्स बेबी अभी डिलीवर हुआ है और आपको उसे कैसे असेस कर रहा है। आप ये कैसे देखेंगे कि बच्चा हेल्दी बॉर्न हुआ है या अनहेल्दी बॉर्न हुआ है, उसको कोई भी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर आप जैसे बच्चा बॉर्न होगा, जैसे आपको पता है अगर प्री मैच्योर बेबी है तो उसको तुरंत आप अगर असिस्ट कर पाएंगे तो आप उसे अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आप बेबी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। जितनी जल्दी उसे ट्रीटमेंट मिलेगा उतनी जल्दी ही बच्चा ठीक हो जाएगा, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूबॉर्न, आपको पता होगा 5 गोल्डन मिनट्स। 5 गोल्डन मिनट्स में आपको क्या देखना है? 5 गोल्डन मिनट्स में आपको चेक करना है बच्चे का। आपने सुना होगा अपगार स्कोर के बारे में। अपगार स्कोर क्या है? ये अपगार स्कोर मतलब अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रेनेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें आपको उस 5 गोल्डन मिनट्स में चेक करना है, जिसमें जैसे बच्चा न्यूबॉर्न है, अभी बॉर्न हुआ है, आप बॉर्न होने के फर्स्ट 5 मिनट्स तक चेक कर सकते हैं और बॉर्न होने के बाद एवरी 15 मिनट्स आपको जाके बच्चे का चेक करना है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में साइनोसिस बताया था आपको, सेंट्रल साइनोसिस बताया था आपको, एक्रोसाइनोसिस बताया था, तो वैसे आपको चेक करना है कि बच्चे में कोई भी आपको चेंजेस तो नजर नहीं आ रहे। अगर वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नजर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? आपको जाके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका असेस फॉर द रेस्पिरेटरी स्टेटस, यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। मतलब आपको पहले रेस्पिरेटरी स्टेटस बच्चे का चेक करना है कि बच्चा कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा, उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल है या नहीं है। सो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है न्यूबॉर्न का? नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है न्यूबॉर्न का? एनी आइडिया? 40 बीट पर मिनट के हिसाब से। देन असिस्ट फॉर द नेजल फ्लैरिंग हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ नोस्ट्रिल्स। मतलब असिस्ट फॉर द नेजल फ्लैरिंग, आपको ये देखना है कि बच्चे को नेजल फ्लैरिंग मतलब बच्चा ब्रीथ कर रहा है तो नोस्ट्रिल्स उसके इन्फ्लेट तो नहीं हो रहा है, मतलब फूल तो नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो बहुत डिफिकल्टी के साथ ब्रीदिंग ले रहा है बच्चा। उसके बाद मॉनिटर फॉर द ग्रंटिंग साउंड। ग्रंटिंग साउंड हमें कब देखने को मिलेगा? ड्यू टू म्यूकोसा, है ना, ड्यू टू म्यूकोसा। अगर बच्चे को ग्रंटिंग साउंड, अगर बच्चा एक्सपेरेशन कर रहा है और आपको ग्रंटिंग मतलब घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, बच्चे को म्यूकस आस्पिरेट हो रखा है। तो उसके लिए आपको बच्चे का एयरवे क्लियर करना पड़ेगा, सक्शनिंग करवानी पड़ेगी। उसके बाद असेस फॉर द, आपको ये भी पता होगा सक्शनिंग से जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है ना, तो हम सबसे पहले उसको ले जाते हैं वार्मर
सक्शनिंग करते हैं, उसका नोज एंड माउथ है ना। सबसे पहले माउथ और नोज कैसे कैसे किया जाता है, पहले माउथ फिर नोज। यस, सबसे पहले हम बच्चे को जब वो सक्शनिंग करते हैं देन हम माउथ देन फिर नोज क्लीन करते हैं। आप हमेशा याद रख लीजिए एम और एन, सबसे पहले एम आता है तो पहले माउथ आफ्टर दैट नोज, है ना। आप ऐसे ट्रिक से आप कोरिलेट करके लर्न करेंगे, याद रहेगा, ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, असिस्ट फॉर द चेस्ट रिट्रैक्शन। चेस्ट रिट्रैक्शन मतलब आपको बच्चे के चेस्ट में एक गड्ढे के जैसा दिखाई देगा क्योंकि उसकी इमेच्योर इंटरकोस्टल मसल्स है। जैसे बच्चा ब्रीथ करता है तो आपने देखा होगा इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपांड होती हैं और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, तो एब्डोमेन भी हल्का बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो रिट्रैक्ट मतलब अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ इमेच्योर इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद असिस्ट फॉर द सीसॉ रेस्पिरेशन, लो थोरेसिस प्रेशर एंड हाई एब्डोमिनल प्रेशर। सीसॉ रेस्पिरेशन क्या है, सीसॉ रेस्पिरेशन में आपने बच्चे का एक ऐसा झूला देखा होगा जिसमें एक तरफ एक बच्चा बैठता है और एक तरफ एक बच्चा बैठता है ना। तो जब ये सीसॉ मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, है ना। इसमें ये हमें देखने को मिलता है जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, मतलब हमें ऐसा वाला सिनेरियो क्रिएट होगा इसमें, इसीलिए इसको बोला गया है सीसॉ रेस्पिरेशन। यहाँ पे सीसॉ रेस्पिरेशन के जैसे ही आपको नॉर्मल की बात करते हैं, अगर बच्चा नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है तो उसकी जो चेस्ट है वो बाहर, जब आप नॉर्मली इंस्पायर करते हैं तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है और एब्डोमेन भी बाहर की तरफ आता है क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपेंड होती हैं, आपके लंग्स इन्फ्लेट होते हैं और आपका एब्डोमेन डायफ्राम की वजह से बाहर की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें कोई सिंक्रोनाइज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। चेस्ट या तो अंदर की तरफ जाएगा और एब्डोमेन बाहर की तरफ होगा, है ना। तो हमें इस तरीके से बैलेंस, इसलिए हमने इसे क्या बोला, सीसॉ रेस्पिरेशन हमने इसे बोला, ठीक है। सीसॉ रेस्पिरेशन हमें देखने को मिला बच्चे में, क्यों देखने को मिला, थोरेसिस प्रेशर एंड हाई एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से देखने को मिला, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या बोला, न्यूबॉर्न असेसमेंट में मैंने सबसे पहले आपको बताया, यहाँ पे हमने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक किया, सेकेंडली हमने नेजल फ्लैरिंग देखा, आफ्टर दैट ग्रंटिंग देखा, ग्रंटिंग म्यूकोसल एयरवे पाथवे में कोई भी म्यूकोसा है सक्शनिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा चेस्ट रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन देखा, मतलब चेस्ट बच्चे में कैसे बीच दोनों के बीच में ऐसा एक गड्ढे की तरह हमें इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। इस टॉपिक के बाद में मैं आपको सारी इमेजेस के साथ क्लियर कर दूंगी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीसॉ रेस्पिरेशन हमने देखने को मिला। यस, नेक्स्ट है आपका असेस फॉर अपगार। Pulse rate, activity, respiration। हमें जैसे ही मैंने आपको बताया 5 गोल्डन मिनट्स, जिसमें हमने सबसे पहले अपीयरेंस को दिया। अपीयरेंस में हमें देखना है
कि बच्चा हमें कैसा दिख रहा है। नॉर्मल बच्चे की मैं बात करती हूँ तो नॉर्मल बच्चा जब बॉर्न होता है हमें कैसा दिखता है, पिंक इन कलर का दिखता है ना, पिंक इन कलर का देखने को मिलता है। वहां पे हमें ये देखना है कि बच्चे को, अगर आपको पिंक कलर का बच्चा नहीं दिख रहा तो आपको क्या देखना है कि बच्चे को साइनोसिस, अगर साइनोसिस है तो कौन सा साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस है ना, तो वो वहां पे मेंशन करना है आपको। उसके बाद पल्स रेट, पल्स रेट आपको बिलो और मोर दिख रही है, अगर बिलो दिख रही है मेंशन करना है, मोर है तो बच्चा नॉर्मल। उसके बाद है आपको ग्रेमिस, ग्रेमिस में आपको देखना है बच्चे की एक्टिविटी, बच्चा कैसे क्राई कर रहा है, लस्टी क्राई है या बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, ये आपको मेंशन करना है। एक्टिविटी देखना है आपको कि बच्चा क्या एक्टिव है या नहीं, प्रॉपर अपनी एक्सट्रीमिटीज को मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, मेंशन करना है। रेस्पिरेशन रेट देखना है कि रेस्पिरेशन बच्चे का कितना आ रहा है ना, अगर 40 to 60 बीट पर मिनट के हिसाब से आ रहा है मतलब इट्स अ नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 30 to 40 आ रहा है फिर भी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको देखना है अगर ये सारे एस्पेक्ट्स आपके प्रॉपर, जो आपका क्राइटेरिया है जो वर्जीनिया अपगार ने 1952 में दिया था, अगर उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अगर पूरा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चा आपको नॉर्मल है तो मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 3 से कम स्कोर आ रहा है तो बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, आपको उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है, आपको तुरंत जाके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद मॉनिटर फॉर द साइनोसिस, सबसे पहले बेसिक चीज यही है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जाके हमें ये देखना है कि बच्चे को साइनोसिस तो नहीं है, एक्रोसाइनोसिस है या सेंट्रोसाइनोसिस है, ये जाके आपको बच्चे को जब आप देखेंगे तभी आपको, जब आप ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आएगा। देन मॉनिटर फॉर द वाइटल साइन, मतलब इसमें पल्स एंड रेस्पिरेशन, ये क्या है, आपके वाइटल्स हैं जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जब भी आपकी कुछ भी अबनॉर्मलिटी से आप फेस करते हैं, आपकी पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट करती है, जो आपको देखा, तभी इनको बोला गया वाइटल साइन, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या देखा असेसमेंट में अपगार, जिसमें मैंने अपगार का फुल फॉर्म आपको बताया, मॉनिटर फॉर द साइनोसिस, देन मॉनिटर फॉर द वाइटल साइंस, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, क्या क्या हस्तक्षेप, असेसमेंट में क्या क्या हमें ऐसा एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है जो इफेक्ट करते हैं, जैसे मेंटेन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, जैसे आपको पता है जब बच्चा बॉर्न होने वाला होता है, डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है तो लेबर रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। पहले से रेडिएंट वार्मर में 2 टॉवल्स को हम वार्म करके रखते हैं कि जब भी बच्चा बाहर आएगा तो एक से उसको रिसीव करेंगे और एक से पूरा वाइप करेंगे, दूसरा टॉवल में उसको रैप करके फिर वार्मर की तरफ लेकर जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट है आपका मेंटेन द रूम टेम्परेचर। कितना रूम टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, 22 to 20 डिग्री सेल्सियस हमें रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके बाद है सक्शनिंग फॉर द माउथ देन नोज। हमें सक्शन कैसे करना है, मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट माउथ देन नोज। एम पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो एम माउथ, आफ्टर दैट नोज। तो सक्शनिंग करना है, क्यों, जिससे मैंने आपको बताया था ग्रंटिंग की आवाज। ग्रंटिंग की आवाज हमें क्यों सुनाई दे रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूकस एस्पिरेट का, म्यूकस का सिक्रीशन और म्यूकस चोक हो रखा है उसको, इसीलिए उसको ग्रंटिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए सक्शनिंग फॉर द माउथ देन नोज।
After that, more suctioning leads to hypoxia and leads to vagus nerve stimulation. क्रेनियल नर्व कौन सी है? 10th क्रेनियल नर्व है ना, वेगस नर्व. So more suctioning leading to the hypoxia. आपको ज्यादा सक्शनिंग नहीं करनी, नहीं तो बच्चा क्या चला जाएगा? हाइपोक्सिया में चला जाएगा, है ना. और हाइपोक्सिया में जाएगा तो क्या होगा? वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी. ड्राई द बेबी विद द स्टेराइल टॉवल. जो स्टेराइल टॉवल जो प्री वॉर्म आपने 2 टॉवल्स वार्मर में गर्म करके रखे थे, आपको वही टॉवल, जैसे हमें पता है ना, हम बच्चा जब बॉर्न होता है हम हॉट चेन मेंटेन करते हैं, मतलब बच्चे को कहीं पर भी ठंडे में नहीं लेके जाते. रिसीविंग, होल्डिंग, रूमिंग तक. रूमिंग क्या है? रूमिंग जब एज सून एज पॉसिबल बच्चे को हम क्लीन करके, सक्शन करके, सारे वाइटल्स चेक करके, रैप करके, मदर जब स्टेबल हो जाती है, बच्चे को मदर के साथ जब आप देते हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिंग. हियर ड्राई द बेबी विद द स्टेराइल टॉवल. बेबी को अच्छे से स्टेराइल टॉवल से रैप अच्छे से ड्राई करना है. नेक्स्ट, कीप द बेबी विद द मदर इफ स्टेबल. मदर जैसे ही स्टेबल हो जाती है, जिनको मैंने आपको क्या बताया था, दैट इज कॉल्ड रूमिंग. बेबी को कीप द बेबी विद द मदर. बेबी को मदर के पास अच्छे से क्लीन करके देना, उसको हैंड ओवर करना, उसी को हम क्या कहते हैं? रूमिंग कहते हैं, है ना. उसके बाद इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल. इनिशिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग एज सून एज पॉसिबल मतलब इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है. डिलीवरी वेजाइनल हो, सिजेरियन हो, जितनी जल्दी आप बेबी को ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड कर सकते हैं, कराइए. ब्रेस्ट फीडिंग से जैसा आपको पता है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ. हम हमारे नर्सिंग में ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी सेलिब्रेट करते हैं. कब करते हैं? एवरी ईयर 1 अगस्त टू 7 अगस्त. 1 वीक मतलब 1 वीक जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जैसे जाना जाता है. इसे किसके नाम से हम जानते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से आप इसे जानते हैं. और जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 अगस्त टू 7 अगस्त. मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट ब्रेस्ट फीडिंग वीक, है ना. देन उसके बाद है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड. जब भी आपको ये पता होगा, जैसे पहले के जो भी मिथ्स होते थे कि बेबी को मदर का पहला दूध गंदा होता है, नहीं देना है, नहीं, इस तरीके के मिथ्स को बिल्कुल भी नहीं. बच्चे को घुट्टी चटा दो, शहद चटा दो, ये कर दो, नहीं, ये सब सारे मिथ्स हैं. बच्चे के लिए मां का पहला गाढ़ा दूध, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, है ना. आपको जैसे पता होगा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, जब इनिशियल स्टेज में हम एटलीस्ट हमें कितने टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड कराएं? 10 to 15 मिनट तक मदर को बोलना है कि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है. कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, बच्चे को कुछ भी एडिशनल नहीं देना. इसीलिए वर्ड यूज किया गया एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग. मतलब आपको सिर्फ मदर को बेबी को बोलना है कि आपको सिर्फ बेबी को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना है. उसके बाद आप वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं. वीनिंग मतलब सेमी सॉलिड फूड्स उसको देना स्टार्ट कर दिया. मैश बनाना दे दिया, पोटैटो दे दिया, राइस दे दिया, दाल का पानी, इस तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग स्किप नहीं करना है. ब्रेस्ट फीड भी आपको बेबी को देना है, एज वेल एज आपको क्या वीनिंग भी स्टार्ट कर देनी है. मदर को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बोलना है कि आपको आपके बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है. नॉर्मली अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, आप 30 मिनट में ब्रेस्ट फीड करा दीजिए. 30 मिनट के बाद मदर स्टेबल हो जाएगी, आप मदर ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर सकती है. अगर LSES हुआ है तो मदर OT से बाहर आती है, स्टेबल होते होते 4 आवर्स के अंदर आपको ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट कर देना. तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इंटरवेंशन देखे? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, उसके बाद माउथ और नोज को क्लीन करना, उसके बाद हाइपोक्सिया, अगर ज्यादा सक्शनिंग की हाइपोक्सिया हो जाएगा जिसकी वजह से वेगस नर्व
स्टिमुलेट हो जाएगी, है ना। और उसके बाद बेबी को ड्राई करना है विद अ स्टेराइल टॉवल। आफ्टर दैट कीप द बेबी विद द मदर इफ स्टेबल। अगर मदर स्टेबल है तो बेबी को एज सुन एज पॉसिबल हम मदर के साथ दे दीजिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिंग। उसके बाद इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग आपको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना है। और अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, आप 30 मिनट्स के बाद ही बेबी को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर सकते हैं। LSCS है तो 4 आवर्स के अंदर आप ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, administer vitamin K to prevent hemorrhagic disease for a newborn. विटामिन K क्यों एसेंशियल है? विटामिन K क्यों एसेंशियल है? विटामिन के कोई भी हेमोरेजिक डिसऑर्डर ना हो, है ना। कोई भी हेमोरेजिक डिसऑर्डर के प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, बेबी को विटामिन के प्रिवेंट हेमोरेजिक डिसीज के लिए देते हैं, जिसमें हम टर्म बेबी को कितना देते हैं, 1 mg देते हैं। कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। उसके बाद प्रीटर्म बेबी को हम कितना देते हैं, 0.5 mg देते हैं, 0.5 mg देते हैं। दैट इट इज ऑल्सो इंट्रामस्कुलर। इसकी साइड क्या रहती है, वास्टस लैटरलिस मसल्स में हम हमेशा बेबी को प्रोवाइड करते हैं। देन विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9 एंड 10, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसके लिए विटामिन के को जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बेबी को अगर कोई हेमोरेजिक डिसऑर्डर हो गया है तो अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर है तो मतलब ये ब्लड को ज्यादा बहने से रोकते हैं। उसके लिए ही हम विटामिन के प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन डी कब देते हैं, इन टर्म बेबी को हम कितना देते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। देन प्रीटर्म बेबी को 800 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या क्या देखा हमने, विटामिन के देखा। प्रीटर्म को हमने कितना, टर्म बेबी को हमने 1 mg दिया इंट्रामस्कुलर, और प्रीटर्म बेबी को हमने 0.5 दिया, दैट इज ऑल्सो इंट्रामस्कुलर। साइड हमने क्या ली, वास्टस लैटरलिस मसल्स में हमने दिया। नेक्स्ट विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10 कैसे याद रख सकते हैं, 9, 10 आपको इजिली याद हो जाएगा। 1 के बाद 2 आता है, 2 के 5 छोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा। ऐसे आपको जैसे आप याद रख सकते हैं, आपकी ट्रिक्स बना सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता है जब तक आप अपनी ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद कंसर्न नहीं दिखाएंगे पढ़ने के लिए, आपको मेरा पढ़ाना या किसी और टीचर का पढ़ाते सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपकी खुद की क्यूरियोसिटी नहीं होगी, खुद के एफर्ट्स नहीं होंगे, तो हमारे एफर्ट्स लेस ही रहेंगे। हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे, GDC प्लेटफॉर्म पे स्पेशली इसीलिए है कि हम आपकी लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम उसमें आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स आपके ही होंगे। जैसे आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारी टीम हमेशा आपके कमेंट बॉक्स, आपके सब सारे कमेंट्स चेक करती है। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी टीचर से कोई भी डाउट आता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपके, हेल्प हमारी। अगर आपने सोच लिया इस साल नॉर्सेट 9 आपका होगा, सो बी रेडी फॉर दैट, देन वी विल हेल्प यू ऑलवेज। सो कम टू द टॉपिक, विटामिन एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन डी, टर्म बेबी में 400, देन प्रीटर्म बेबी में 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। उसके बाद आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, प्लीज आप बताइए अपने कमेंट
देन थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। देन भूलिए मत, आप प्ले स्टोर में जाके जीडीसी नर्सिंग ऐप पे जाके आप इसे लाइफ टाइम के लिए अपने फोन पे, जब तक ये ऐप आपके फोन में रहेगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। आप भी यूज करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। देन थैंक यू वेरी मच।